हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम ईडियम फ्रेज पढ़ रहे थे और ईडियम फ्रेज की 5 क्लास हो चुकी थी। ईडियम फ्रेज इतनी गजब तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ए टू जेड ईडियम फ्रेज करने के बाद में फिर इनका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे हम। प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी ईडियम फ्रेज है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, और कोई स्टेट एग्जाम हो गए, पीसीएस वगैरह, सब कुछ जिनमें भी प्रीवियस ईयर में आए हुए ईडियम्स है उनकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे। और इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि इन क्लास ये जो क्लासेस दे रहा हूँ मैं आपको, जितनी भी क्लासें हैं, इन क्लासों से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर फिर भी इनसे बाहर कोई ईडीएम आ जाता है तो बेटा लाके मेरे को दिखा देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि गुरुजी यहाँ से आया है। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। और ये तो ए लेटर को समाप्त होते ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई से ईडीएम फ्रेज पढ़ रहे हैं, कहानियों के द्वारा याद कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% ईडीएम तो क्लास में ही याद हो रहे हैं, जबकि ईडीएम में समस्या होती है बच्चों को। मेरे को बोलते हैं ऑफलाइन क्लासों में कि गुरुजी ईडीएम हमारे को याद नहीं होते, लेकिन बेटा मेरे से पढ़ने के बाद में यही कहते हैं कि गुरुजी सबसे स्ट्रांग पार्ट ही हमारा ईडीएम वाला है, क्योंकि मैं उत्पत्ति बताता हूँ इनकी, कहाँ से कहानियों के द्वारा याद करवाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। उससे आगे के 10 ईडीएम देखते हैं। 30 ईडीएम अपने हो चुके थे, आज 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 31 ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील, पहले इसके बारे में समझेंगे ईडीएम कहाँ से आया है। पहले मैं आपको ईडीएम की उत्पत्ति बताऊंगा, उसके बाद में आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखवाता हुआ चलूंगा। ये जो रूजवेल्ट, अब उनका पूरा नाम तो क्या था, लेकिन अमेरिका के शायद 46, पता नहीं कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने भाषण में एक बार ये कहा था कि मेरी फैमिली मेरे लिए एक स्क्वायर डील है। ठीक है, कहने का मतलब मैं सभी को समान मानता हूँ, सभी के साथ ईमानदारी वाला बर्ताव करता हूँ। ठीक है, वहीं से ये ईडीएम निकल के आया है। अब बेटा इतनी गहराई से ईडीएम पढ़ा रहा हूँ तो मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है और रिजल्ट देना है माता पिता को, क्योंकि माता पिता भी आपसे आस लगाए हुए हैं। तो रूजवेल्ट ने कहा था कि मेरी फैमिली मेरे लिए ए स्क्वायर डील है, कहने का मतलब मैं ईमानदारी से सब कुछ करूँगा। ठीक है, मेरे लिए मेरी फैमिली भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरे देश की जनता इम्पोर्टेंट है। मतलब जनता और फैमिली दोनों एक ही है, ईमानदारी पूर्ण काम करूँगा। वहीं से ईडीएम निकल के आया ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर डील। ठीक है, ए स्क्वायर डील, ए स्क्वायर डील, फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रीटमेंट और एन इक्विटेबल एग्रीमेंट, समान, सबको समान रखना और वो भी ईमानदारी पूर्ण। ठीक है, फेयर का मतलब ईमानदारी पूर्ण, ये हो गया इसका मतलब। हिंदी में लिखवा रहा हूं, ईमानदारी पूर्ण बर्ताव। तो रूजवेल्ट से याद रखोगे कि रूजवेल्ट अपनी फैमिली और अपनी जनता के साथ क्या करता था, ईमानदारी पूर्ण बर्ताव करता था। कोई भी एग्रीमेंट करता था, कोई भी समझौता करता था, वो क्या होता था, ईमानदारी पूर्ण होता था। समझौता भी लिख लो, समझौता। क्योंकि एक दो बच्चों ने कमेंट किया है कि गुरुजी आप इंग्लिश ही बताते हो, हिंदी नहीं बताते हो। तो बेटा आपसे मैं साथ के साथ क्या लिखता हुआ चलूँगा, हिंदी भी लिखता हुआ चलूँगा। तो ए स्क्वायर डील रूजवेल्ट से याद रखना है, अपनी फैमिली और जनता में क्या रखता था, ईमानदारी रखता था, सबको समान मानता था। ठीक है, समान भी लिख सकते हो। ठीक है, फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रीटमेंट, ईमानदारी पूर्ण बर्ताव, और एन इक्विटेबल, समान समझौता, सबको समान मानना, ये हो गया ए स्क्वायर डील। द कंपनी प्रोमिस्ड ऑल इट्स एम्प्लॉइज, कंपनी ने वादा किया था अपने सभी एम्प्लॉइज से ए स्क्वायर
डील ड्यूरिंग द रेस्ट्रिक्टिंग प्रोसेस, कि जब भी कोई प्रतिबंध वाला प्रोसेस होगा तो सबके साथ ईमानदारी पूर्ण बर्ताव किया जाएगा। कोई नई पॉलिसी आएगी, वो पॉलिसी भी सबके लिए ईमानदारी पूर्ण रहेगी। ये याद हो गया स्क्वायर डील, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर, जवान कंधों पे बुढ़ा सिर। ओल्ड का मतलब क्या होता है बुढ़ा, हेड का मतलब क्या होता है सिर, और यंग का मतलब जवान, और शोल्डर का मतलब कंधे। तो जवान कंधों पे बुढ़ा सिर, बेटा किसी व्यक्ति की आयु कम है, जैसे 25-30 साल का है, लेकिन उसका दिमाग बुड्ढों की तरह काम करता है। ये एक कॉमन ईडियम है, और ये यूं ही याद हो जाएगा आपको कि जवान कंधों पे बुढ़ा सिर, इसका मतलब क्या हो गया, बुढ़े व्यक्ति को, बुढ़े व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज क्या होती है। एक बार खुद से सोच के देखो, अपने भी परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, उसका अनुभव हमारे लिए सब कुछ होता है बेटा। उसको इतना अनुभव हो जाता है जिंदगी का कि 50-60 साल 70 साल 80 साल गुजार देता है, तो अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो एक नज़र में व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है कि जवान कंधों पे, मतलब व्यक्ति तो जवान है लेकिन उसका सिर क्या बुढ़ा है, बुढ़े लोगों की तरह उसका सिर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, हर चीज को जानने वाला। एन यंग पर्सन, एक जवान व्यक्ति, थिंक्स एंड एक्ट्स इन वे दैट इज टिपिकली एसोसिएट विथ समवन मच ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। एक जवान व्यक्ति जो कैसे एक्ट करता है, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा अनुभव हो, सब कुछ जानता हो उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पे कुल मिला के एक शब्द लिखोगे अनुभवी। अनुभवी या फिर किसी चीज को जानने वाला। किसी चीज या चीज ऐसे ही लिखते क्या, या व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानने वाला। एक्सपीरियंस्ड हो गया बेटा, को अच्छे से जानने वाला। किसी व्यक्ति या किसी चीज को अच्छे से जानने वाले को क्या बोलते हैं, ए यंग हैड, सॉरी, ए एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब जवान कंधों पे बुढ़ा सिर। इसका मतलब अनुभवी, बुढ़े व्यक्तियों को क्या होता है, सबसे ज्यादा अनुभवी होता है, तो अनुभवी व्यक्ति को बोलते हैं। हिज पेरेंट्स वर अमेज्ड, उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे बेटा, बाई देयर सन्स मैच्योरिटी, किससे, अपने पुत्र की मैच्योरिटी से। ही ट्रूली हैड एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कि उसका पुत्र क्या है, अनुभवी व्यक्ति है। वेन डीलिंग विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब वह किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है तो बुढ़े व्यक्तियों की तरह, अनुभवी व्यक्तियों की तरह बर्ताव करने लग जाता है। इस बात से उनके माता पिता क्या थे, आश्चर्यचकित थे। इस स्लाइड में कोई दिक्कत, ए स्क्वायर डील रूजवेल्ट सबको ईमानदारी पूर्ण मानता था। ठीक है, ईमानदार मतलब कहने का मतलब ईमानदारी से काम करता था, जनता को और परिवार को दोनों को एक समान ही मानता था। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जवान कंधों पे बुढ़ा सिर, इसका मतलब अनुभवी व्यक्ति। आगे की स्लाइड चलते लेते हैं, आगे के ईडियम पे चलते हैं। आगे का ईडियम क्या कहता है, एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच, इसकी भी मज़ेदार कहानी है और समस्या भी होती है। कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें बेटा, जैतून का पेड़ होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, क्योंकि जैतून का पेड़ ऐसे होता है, प्राचीन ग्रीस में क्या हुआ करता था कि जैतून के पेड़ को शांति का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि जैतून का पेड़ जैसे अपने खेजड़ी होती है, ठीक है, खेजड़ी के पेड़ की तरह होता है बेटा। ये हर परिस्थिति में मतलब अपने आप को बनाए रखता है, और पेड़ों की तरह नहीं होता है, विकट परिस्थिति में भी अपने आप को बनाए रखता है, हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। तो एन ऑलिव ब्रांच मतलब जैतून की शाखा,
ठीक है। और वैसे भी एक कहानी है कि एक देवी, ग्रीस में एक देवी हुई थी, और उस देवी ने एक युद्ध की शांति के लिए जैतून की शाखा दे दी थी। तो जैतून के पेड़ को किसका प्रतीक माना गया है? शांति का प्रतीक माना गया है। तो एन ऑफर ऑफ पीस, किसका ऑफर देते हैं? पीस, शांति का ऑफर, रिकॉन्सिलेशन और गुडविल, अच्छी ख्याति, इनका, शांति का इनका प्रतीक होता है ये। स्पेशली ऑफर ए डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब विवाद ज़्यादा हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति हो जाती है, उस समय किसका प्रस्ताव देते हैं? शांति का। तो इसके लिए किस इडियम का प्रयोग करेंगे? एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव, जैतून का पेड़ क्या होता है? शांति का प्रतीक। कुल मिला के क्या हिंदी अर्थ निकालेंगे? विवाद या असहमति के समय शांति का ऊपर। और एक शब्द में बात की जाए तो एक शब्द में क्या होता है? शांति। कुल मिला के शांति। ठीक है। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या हो गया? पीस, शांति। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनीज अपोलॉजी वाज सीन एज एन ऑलिव ब्रांच टू इट्स डिसग्रंटल्ड कस्टमर, कि कंपनी की एक ही रणनीति रहती है, जो भी कस्टमर ज़्यादा, मतलब ग्रंटल्ड का मतलब होता है असंतुष्ट, जो भी ज़्यादा मतलब खराब प्रवृत्ति का जो कस्टमर है, उसको क्या किया जाए? ऑलिव ब्रांच दी जाए। ठीक है, उसको ऑलिव ब्रांच की तरह देखा जाए, शांति से उसको डील किया जाए, शांति से कंपनी से जुड़वाई, उसको कैसे भी जुड़े रहने दिया जाए। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, जो जैतून का पेड़ होता है उसे ऑलिव बोलते हैं, और उस जैतून की शाखा, इसका मतलब शांति होने वाली है भाई, क्योंकि जैतून का वृक्ष किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक। ए स्टैंडिंग जॉक, इस ईडियम में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है। जैसे स्टैंडिंग जॉग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है, खड़े रहना। तो जोक का मतलब होता है मजाक, मतलब एक सीधी खड़ी मजाक किसी के साथ में करना, इसका मतलब कुल मिला के मजाक बनाना। ए जोक और हमोरस टॉपिक, एक मजाक और मजाकिया मुद्दा। ठीक है, ये तो इससे ही याद रख लेंगे, जोक से ही। कोई दिक्कत, कोई समस्या? माई डैड्स टेरिबल कुकिंग, मेरे पिताजी की भयानक कुकिंग, पकाने की कला, इज ए स्टैंडिंग जॉक इन आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में किसका टॉपिक है, किसका विषय है? मजाक का विषय है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इसको आप इस उदाहरण के जरिए भी याद रख सकते हो, एग्जाम्पल के जरिए भी याद रख सकते हो कि हमारे पिताजी की भयानक कुकिंग किसका विषय बनी हुई है? हमारे परिवार में मजाक का विषय बनी हुई है। अमित को हंसी आ रही है, क्या पता इसकी कुकिंग भी मजाक का विषय ही होगी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मतभेद, मुठभेड़, मुठभेड़, जो मतभेद हो जाता है, जो लड़ाई हो जाती है, उसे मुठभेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है लड़ाई लड़ना, असहमति हो जाना, कहने का मतलब असहमति हो जाना। तो डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। कहाँ से आया गुरुजी ईडियम? ईडियम बताएंगे, उत्पत्ति बताएंगे। ईडियम ग्रीस की पौराणिक कथाओं से आया बेटा। उसमें 33 और एक नाम मेरे को पता नहीं है, इतना एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, 2 देवता थे बेटा, और एरिस एक देवी थी। तो 33 और जो उसका साथी जो देवता था, जो देव था, उन दोनों की शादी हो रही थी, और उन दोनों ने न्योता नहीं दिया बेटा अपनी एरिस को। एरिस जो देवी थी, उस देवी को न्योता नहीं दिया शादी का। अब आपके परिवार से कोई बारात जाती है और आपको न्योता ना मिले, आपको बारात में ना लेके जाए, तो आपको कितना दुख होता है? दुख तो होता ही है। तो एरिस जो देवी थी वो झगड़े की देवी थी बेटा, हर किसी में झगड़ा करवा देती थी।
तो उसने भी सोचा कि मैं भी बदला लूंगी, ये मेरे को बारात में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, बदला तो लूंगी मैं। तो बदला लेने की सोची उसने। और जो आगे वाला था ना, जो लड़की वाला था, उनके 3 बेटियां थी, और वो तीनों ही अपने आप को सुंदर मानती थी कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। तो अपनी एरिस जो देवी थी, उस झगड़े की देवी थी, उस झगड़े की देवी ने दिमाग लगाया और एक एप्पल, इतना सुंदर एप्पल बनाया, और उस एप्पल पे लिख लिया कि यह एप्पल सुंदर महिला के लिए है। और उसको गिरा दिया कहाँ पे, लड़की वालों के वहां पे गिरा दिया। हर कोई देखता है कि अपने राजा की तो तीनों लड़कियां ही सुंदर है, तो अब क्या करें। तो वो तीनों लड़कियां उस एप्पल को देख के झगड़ने लग जाती है, आपस में लड़ने लग जाती है, बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। वैसे भी अपनी एरिस जो देवी थी वो झगड़े की देवी थी बेटा, इधर की बात उधर, उधर की इधर करवा देती थी बेटा लड़ाई। तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया तीनों के बीच में, उसकी वजह से एक युद्ध हुआ आगे चल के। वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया, इतना फैल गया कि देवताओं को भी उस झगड़े में शामिल होना पड़ा, उस युद्ध में शामिल होना पड़ा। और तभी से ये इडियम प्रयोग में लाया जाने लगा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण। विवाद का कारण बनी थी वो एप्पल, ठीक है। वो रानियों ने सोचा कि ये तो मेरे लिए है, मैं सुंदर हूँ, दूसरी ने कहा कि नहीं मेरे लिए, मैं सुंदर हूँ। तो झगड़े का कारण बन गई, और आगे जाके युद्ध हुआ, और युद्ध में देवताओं को सबको शामिल होना पड़ा। तो वहीं से इडियम निकल के आया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण। इसका मतलब समथिंग दैट कॉज डिसएग्रीमेंट, स्ट्रिप और जीलियसी, कि एक ऐसा कारण जो क्या कर देता है, डिसएग्रीमेंट करवा देता है, असहमति करवा देता है। और जेलियसी का मतलब क्या होता है, जेलियसी का मतलब ईर्ष्या, एक दूसरे में ईर्ष्या उत्पन्न कर देता है। वो एप्पल उन तीनों राजा की लड़कियों में ईर्ष्या उत्पन्न कर दिया था बेटा उस एप्पल ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विवाद का कारण बनना, विवाद का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, विवाद का कारण। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट, किसी के, दूसरा मीनिंग है ये इसका, किसी के बीच में तर्क वितर्क का कारण बन जाना। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी के अंदर मुठभेड़ हो जाती है, उसका मुख्य कारण होना, ठीक है। क्योंकि उस युद्ध का मुख्य कारण वो एप्पल ही थी, ठीक है, विवाद का मुख्य कारण। मुख्य कारण। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है। एप्पल ऑफ वंस आइज, कितना प्यारा इडियम है, एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा। आंखों का तारा, अत्यधिक प्यारा, इसको तो ऐसे ही याद रखोगे, अत्यधिक प्यारा। ये हिंदी का मीडियम भी बता, ईडियम भी बता दिया मैंने, ठीक है। आंखों का तारा आता है ना हिंदी में ईडियम, आंखों का तारा, इसे बोलते हैं एप्पल ऑफ वन साइज। किसी की आंख का सेव होना, किसी की आंखों का एप्पल होना, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना, किसी का अत्यधिक प्रिय होना। और बेटा, एक माँ के लिए अपने सारे बच्चे उसके आंखों के तारे ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, किसी की आंखों का तारा, अत्यधिक प्यारा। समवन और समथिंग दैट इज डियरली लव्ड, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट अफेक्शन एंड केयर, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, जिसकी ज्यादा केयर करते हैं हम और जिससे ज्यादा लगाव रखते हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, अत्यधिक प्यारा हो गया। हिज यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी जो सबसे छोटी वाली, यंगेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जवान, जो सबसे छोटी वाली लड़की है वो उसकी आंखों का तारा है। ही डॉट्स ऑन हर एवरी अचीवमेंट्स, वह उसकी प्रत्येक अचीवमेंट का क्या करता है, डॉट्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या। एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी का प्रिय या आंखों का तारा। आगे चलो। एप्पल
पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देना, किसी चीज़ को अच्छे से जमा देना। एप्पल का मतलब होता है सेम जो फल है, और पाई का मतलब होता है कचौड़ी। खाइए कभी कचौरी, वो पाई बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में कचौरी को। अब आप एक जगह एप्पल, उसी एक थाल है आपके पास, और थाल में एप्पल भी पड़ी है और कचौरी भी पड़ी है, तो बेटा कोई लेने वाला भी नहीं आएगा। वो देख के ही चला जाएगा कि यार कैसा दुकानदार है, फल फ्रूट भी एक ही टोकरी में है और कचौरी भी एक ही टोकरी में, तो लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, लेने से देना पड़ जाएगा। या तो पढ़ाई कर लो, वरना बेटा यहीं से फेंक के मारूंगा, जिंदगी में याद रखोगी। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, कि एप्पल को अलग रखो और कचौरी को अलग रखो, तभी आपका काम चलने वाला है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ऑर्डर, कि सब किसी भी चीज़ को एक पूर्ण तरीके से रखना, नीटनेस स्वच्छता से रखना, एंड टाइडीनेस, टाइडीनेस का मतलब सुंदर तरीके से रखना, मतलब जो भी वस्तुएं हैं उनको मैस नहीं करना। मैस का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर देना, ठीक है, उनको अलग अलग रखना। जैसे एप्पल है वो फल फ्रूट है, तो उनको फल फ्रूट वाली टोकरी में रखेंगे, और कचौड़ी है तो कचौड़ी को कचौड़ी वाली थाल में रखेंगे। विदाउट एनी मैस और डिसऑर्डर, बिना किसी मैस के और डिसऑर्डर के। ऑर्डर से जमाना कहने का मतलब क्रम से जमाना। जमाना साफ सुथरे तरीके से जमाना। साफ सुथरे तरीके से जमाना, ठीक है, क्रम से जमाना या साफ सुथरे तरीके से जमाना, कोई दिक्कत। सी लाइक्स हर डेस्क टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर बिफोर सी स्टार्ट वर्किंग ईच डे। प्रत्येक दिन कार्य शुरू करने से पहले वह जो भी डेस्क होती है क्लास में, जो भी ऑफिस में, उन डेस्कों को क्या करती है? अच्छी तरीके से जमाती है, एप्पल पाई ऑर्डर करती है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अबाउट फेस, इसकी भी मज़ेदार कहानी है। फौजियों को देखा है बेटा, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में आतंकी हमला हो गया था, और पहलगांव में कम से कम 27 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी, 27 बहनों को अपना सिंदूर उजाड़ना पड़ा, गलत हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देश में उन माता बहनाओं के, जो माता बहनाएं थी अपनी, उनकी उन बहनों के सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और उससे ही, और वो भी उस ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य जो कार्यकर्ता थी, जो मुख्य पद पे जो थी, वो भी एक लड़की थी बेटा, अपनी बहन ही थी। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ भारतीय फौजियों को। और फौजी किसी भी देश के हो बेटा, वो उस देश के लिए गौरव का काम करते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन भारतीय सैनिकों का तो क्या कहना, ये तो भारत माता के लाल है, ये तो धरती का सीना फाड़ के आतंकियों को जवाब देता है बेटे, कैसे भी करके आतंकियों को जवाब देना है। तो ये ईडीएम की उत्पत्ति बता रहा हूँ। खैर ये तो बात हो गई अपनी ऑपरेशन सिंदूर को लेके। ऑपरेशन सिंदूर के लिए फौजियों ने अपनी जान लगा दी, ठीक है, और अपनी बहनों ने, उन्होंने भी जान लगाई है, उन्होंने ही इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाया है। 9 जगह आतंकियों के जो अड्डे थे बेटा, उन पे हमला किया और उनको ध्वस्त कर दिया। तो फौजियों में क्या होता है कि ये टर्म्स चलता था अबाउट फेस। खैर अभी तो मेरे को पता नहीं है चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन ईडीएम की उत्पत्ति बता रहा हूँ कि जब भी फौजी को बोला जाता था कि अबाउट फेस, तो वो तुरंत 180 डिग्री पे घूम जाता था। ऐसे मुँह है तो 180 डिग्री का मतलब इधर मुँह है तो तुरंत इधर मुँह कर लेता था। वहीं से ईडीएम निकल के आया है, इसका मतलब पूरा परिवर्तन हो जाना, घूम जाना। ऑल रिवॉल्विंग राउंड ए
सडन एंड कंप्लीट चेंज इन डायरेक्शन, अपनी दिशा में तुरंत ही परिवर्तन कर देना। क्योंकि फौजियों के इतने स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कि जैसे ही उनको ये बोला जाता था कि तुम्हारे पीछे कोई खतरा है, अबाउट फेस, तो तुरंत वो ऐसे हो जाता था, तुरंत ऐसे हो जाता था। ठीक है, अचानक अपनी दिशा को बदल लेता था, इधर देखता था तो इधर हो जाता था तुरंत। ठीक है, तो वहीं से इडियम निकल के आया है कि तुरंत ही अपनी दिशा को चेंज कर लेना, अपने ओपिनियन को चेंज कर लेना, अपने विचार को चेंज कर लेना, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना। तो हिंदी में लिखेंगे अपने विचार और दिशा और बिहेवियर, बिहेवियर ही लिख लो आप, को तुरंत परिवर्तन करना। तुरंत परिवर्तन करना, ये हो गया। ठीक है, द गवर्नमेंट्स अबाउट फेस ऑन द टैक्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल्कुल अचानक अपना विचार परिवर्तन कर लिया ऑन द टैक्स, टैक्स के ऊपर। रिफॉर्म्स सरप्राइज्ड मैनी इकोनॉमिस्ट, इससे जो ज़्यादा इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री है, वो आश्चर्य में पड़ी हुई है कि अचानक सरकार ने अपने विचार कैसे चेंज कर लिए। ठीक है, टैक्स को लेके, ये इसका उदाहरण हो गया। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है वो भी मैंने बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक बार भारतीय फौजियों को दिल से सैल्यूट। अबाउ बोर्ड, सटोरियों को देखा है बेटा, ईडीएम की उत्पत्ति बता रहा हूँ। सटोरी टेबल के ऊपर क्या करते हैं, ताश खेलते हैं। इस ईडीएम की उत्पत्ति ताश के पत्तों से हुई है कि ईमानदारी पूर्ण बर्ताव के लिए जो भी ताश खेलने वाले होते थे उनको कह दिया जाता था कि अपने पत्तों को कहाँ पे रखो, बोर्ड के ऊपर रखो, टेबल के ऊपर रखो। ठीक है, अबव बोर्ड का मतलब बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आपको आपके ताश कहाँ पे रखने हैं, बोर्ड के ऊपर रखने हैं, अपनी डेस्क के ऊपर रखने हैं, अपने टेबल के ऊपर रखने हैं। तो मान लिया जाता था कि बर्ताव कैसा हो रहा है, ईमानदारीपूर्ण। लेकिन जो व्यक्ति उस टेबल के नीचे पत्तों को देखता था तो उस पर हमेशा शक होता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, वहीं से ये ईडीएम निकल के आया है, उन्हीं ताश के पत्तों से निकल के आया है कि अगर सबके जो भी प्लेयर खेल रहे हैं ताश के पत्ते, ठीक है, प्ले कार्ड्स खेल रहे हैं, उनके पत्ते अगर डेस्क के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, तो इसका मतलब ईमानदारीपूर्ण काम हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब होता है ईमानदारीपूर्ण काम होना या ईमानदारीपूर्ण काम करना। अबाउ बोर्ड ताश के पत्तों से निकल गया है, याद रखना है। ठीक है, ऑनेस्ट, लीगल एंड ओपन, बिल्कुल ऑनेस्ट और जो कानूनी और ओपन, खुले में हो, विदाउट एनी डिसेप्शन, बिना किसी धोखाधड़ी के, हिडन एजेंडा, और बिना किसी छिपी हुई एजेंडा के। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ईमानदारीपूर्ण काम होना। ठीक है, सब कुछ सामने होता है, ऑनेस्ट एंड लेजिटिमेट। ठीक है, ईमानदारीपूर्ण और अच्छा काम होना। समानता वाला काम, ईमानदारीपूर्ण, इसमें शायद बड़ी ई आती है। ठीक है, ईमानदारीपूर्ण और समानता वाला काम, कहने का मतलब अगर पत्ते बोर्ड के ऊपर है तो इसका मतलब काम ईमानदारी से हो रहा है। जो भी सटोरी है वो सट्टा वगैरह जो भी खेल रहे हैं वो ईमानदारी से खेल रहे हैं। अगर किसी ने पत्ते बोर्ड के नीचे कर लिए तो इसका मतलब बेईमानी से काम हो रहा है, वो कुछ ना कुछ बेईमानी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ताश के पत्तों से निकल के आया है। और याद किस तरीके से रखेंगे कि बोर्ड के ऊपर अगर पत्ते हैं तो इसका मतलब काम कैसा हो रहा है, ईमानदारीपूर्ण हो रहा है। एवरीवन नाउज, सब जानते हैं, सी इज ऑलवेज अबाउ बोर्ड इन
हर प्रोफेशनल लाइफ की, वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसी है, ईमानदारी पूर्ण है, ईमानदारी से भरी हुई है, कोई बेईमानी का काम नहीं करती है। अबव पार, अबव पार, बेटर देन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन, अपनी आशाओं के अनुरूप ज़्यादा ही क्या रहना, स्टैंडर्ड का हो जाना, आशाओं के अनुरूप ज़्यादा होना। एक्सीलेंट, सुपीरियर, सर्वोत्तम होना। सर्वोत्तम होना। अबव पार, पार का मतलब एक सीमा तय कर देना और उससे भी ऊपर होना। मतलब आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 40 ईडीएम याद करने, क्योंकि 40 ईडीएम हो चुके हैं, अब आप 50 ईडीएम याद कर लेते हो, इसका मतलब आप कैसे हो, अबव पार हो, सुपीरियर हो, एक्सीलेंट हो, मेरे लिए सब कुछ हो आप, ठीक है। और ऐसा ही बनना है आपको, ठीक है। मजाक मस्ती नहीं चल रही है यहाँ पे, सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और 40 ईडीएम है, 40 ईडीएम 40 के 40 क्लास में याद हो जानी चाहिए थी। एक भी ईडीएम ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको घास पीस काट दिया हो कि ऐसे हैं ऐसे हैं। बेटा सबकी उत्पत्ति और उदाहरण सहित बता रहा हूँ। उदाहरण देखो, हिज लेटेस्ट पेंटिंग इज ट्रियली अबव पार, उसकी जो लेटेस्ट पेंटिंग है, जो अभी हाल ही में जिसने जो पेंटिंग जो चित्र बनाया है, वो वास्तव में एक्सीलेंट है, सुपीरियर है। द यूज ऑफ कलर एंड लाइट्स इज एक्सेप्शनल, जिसमें इसने क्या किया है, जो रंग का उपयोग किया है, जो लाइट का उपयोग किया है, वो वास्तव में तारीफ काबिल है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है बेटा, अलौकिक है, अलौकिक, ऐसा काम किया है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ सभी को। शायद मेरे को लग रहा है कि क्लास थोड़ी ज़्यादा हो गई है आज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे को याद करवाने से मतलब है। अगर क्लास ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरी क्लास में आपको 10 के 10 ईडीएम याद हो गए हैं तो मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेटा। एड ए न्यू फीदर इन माई कैप, तो मेरी कैप में एक नया पंख लग जाएगा बेटा, एक नई सफलता प्राप्त हो जाएगी मेरे को। ए स्क्वायर डील, ठीक है, रूजवेल्ट से याद रखना है कि सबको कैसा रखता था, ईमानदार, ईमानदारी पूर्ण बर्ताव करता था जनता से, अपने परिवार से, सबसे। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जवान कंधों पे बुढ़ा सर, इसका मतलब अनुभवी, हर चीज को समझने वाला, बुढ़ों की तरह रिएक्ट करने वाला। एन ऑलिव ब्रांच, जैतून का पेड़ कैसा होता है, शांति का प्रतीक होता है, तो किसी मुद्दे पे इन पे शांति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ए स्टैंडिंग जॉक, जॉक आ गया वहीं पे मजाक का विषय। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कहानी से याद रखना है कि एक एप्पल ने एक बड़ा युद्ध करवा दिया था, ठीक है, झगड़े का कारण बन गई थी। एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा, किसी की राज दुलारा, ठीक है, अत्यधिक प्यारा, कैसे भी याद रखो लेकिन याद रखने से मतलब है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को अलग, कचौड़ी को अलग, सबको अलग अलग रखो और सुव्यवस्थित करो, सही तरीके से जमाओ। आप सुव्यवस्थित भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में, हिंदी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी से मतलब होना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा, एसएससी बैंक वगैरह सब में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, कम से कम 1500 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा यहाँ पे, और ये 3000 के समथिंग यहाँ पे क्लास में ईडीएम करवाऊंगा। कहाँ से जाएगा बाहर, तभी तो दावा ठोक के कहता हूं कि मेरी क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, केवल ध्यान से पढ़ना है। अबाउट फेस, जैसे ही सेना को बोला जाता था कि पीछे आपके कोई दुश्मन है, कोई समस्या है, कोई संकट है, तो अबाउट फेस के लिए बोला जाता था, तुरंत घूम जाते थे, इसका मतलब तुरंत ही अपनी विचारों में इनमें परिवर्तन कर लेना, दिशा में परिवर्तन कर लेना। अबाउ बोर्ड, बोर्ड के ऊपर अगर पत्ते रखे हुए हैं, ताश के पत्ते, इसका मतलब ईमानदारी पूर्ण काम हो रहा है, ठीक है। अगर नीचे ले गए, कैसे भी छुप के देखने की कोशिश की, इसका मतलब बेईमानी से काम हो रहा है। अबाउ पार, एक लेवल दे दिया जाता है, उससे भी एक्सीलेंट, सुपीरियर बेटा, उससे भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सुपीरियर, एक्सीलेंट। एनी प्रॉब्लम, ये आज 40 ईडीएम खत्म हो चुके हैं अपने, और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।